जब दो वेक्टर को एक दूसरे से ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। और होता कैसे है ये, इसके लिए मान लीजिए ये है वेक्टर ए, आपने इस वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दिया है, तो जो वैल्यू आएगा वो होगा ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर ए का, और बी क्या है, बी है बेसिकली बी है, ये भी मैग्नीट्यूड है लेकिन यहाँ पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब अभी हमने डेफिनेशन में कहा था कि हमने दोनों वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई किया है कि रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देखिए रिजल्ट तो हमारा यही हुआ, यही रिजल्ट है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? बिल्कुल है। देखो कैसे, ये चूँकि मैग्नीट्यूड है तो ये स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया, और कॉस थीटा दो नंबर का रेशियो होता है तो वो भी स्केलर हो गया। हमने तीन स्केलर क्वांटिटीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली ये पूरा मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास ये क्लियर हो गया कि अपने डेफिनेशन के अनुसार ये बिल्कुल फिट बैठता है। आप देखिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो कब कब पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होगा, उसके लिए यहाँ से दोबारा से हमने ये फार्मूला लिख दिया, ए बी कॉस थीटा। देखो, ए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, बी भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो भी मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। तो ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा के वैल्यू पर इसकी वैल्यू और साइन डिपेंड करेगा। देखिए कैसे, अगर मैंने थीटा की वैल्यू, देखिए थीटा की वैल्यू 0 से ले करके 90 के बीच में ले लिया, तो आप जानते हैं कि तब फिर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और चूँकि पहले से ही ए बी पॉजिटिव है तो तीन पॉजिटिव क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली वो पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर मैं थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री ले लूँ तो यहाँ cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होता है। तो इसके लिए हमारे पास ये क्लियर हो गया कि a डॉट बी जो है वो 0 हो जाएगा। तीसरा देखो, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाए लेकिन 180 तक ही रहे, क्योंकि वैसे भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। आप बताएंगे क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए, तब ये नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में मेरा ए डॉट बी ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना। ये इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा सा ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो, याद रखने में काम आएगा, राइट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब होगा पॉजिटिव? जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री से कम हो। कब होगा 0? जब उनके बीच का एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। कब होगा नेगेटिव? जब उनके बीच का एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो। 180 भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे पॉइंट पर। ये पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। जरा हमको बताइए, आपने पहले जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा था। ये देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें क्या है, ये ओरिजिन मान लिया मैंने और इसको ऐसे बढ़ाया, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको ऐसे बढ़ाया और इसको बोल दिया वाई एक्सिस, इसको ऐसे बढ़ाया, इसको बोल दिया जेड एक्सिस। अच्छा भाई, ये तो जानते ही हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं,
वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा हमको बताइए कि आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा। देखो आई कैप के साथ ऑब्वियसली मैं अगर दो वेक्टर आई कैप का बना दूं, एक ऐसे बना दूं एक ऐसे बना दूं, तो दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, इसका मैग्नीट्यूड जो कि 1 होता है मल्टीप्लाइड इसका मैग्नीट्यूड वो भी 1 हुआ मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ये 0 डिग्री हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है तो ये हो गया 1। सिमिलरली जे डॉट जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे डॉट जे ये भी 1 हो जाएगा, और के डॉट के ये सब भी 1 के बराबर हो जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं थोड़े चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए हम लोग फिगर यही लेंगे, इसमें बस बताइए आई डॉट जे अगर लिखूं कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो आई एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे वाई एक्सिस के अलोंग है, बीच का एंगल इनके कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये एंगल जो है ना, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन आई जे के कैप में से किसी दो को आप लोगे तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हो गया कि चूंकि दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहाँ भी 0 हो गया आपका। ठीक इसी तरीके से जे डॉट के ये भी आपका 0 हो गया, फिर के डॉट आई ये भी आपका 0 हो गया। तो हमारे पास ये सारे इन्फॉर्मेशन अब क्लियर हो गए। मेरे लिए अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है जिस पर अभी हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, और इस तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो रहा है, बहुत आसान सा है ये कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर है वेक्टर ए, और ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के फॉर्मेट का है। दूसरा वेक्टर है बी, और ये दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो सिंपली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होना है। इस पर बेस चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला एग्जाम्पल है ना, देखिए फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, है ना। दो वेक्टर हमको दिए हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है। हमने बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला बना रखा है, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जो पहला वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं वेक्टर ए कहूँगा, और इस वेक्टर को, है ना, दूसरा वेक्टर है, इसको वेक्टर बी कहूँगा। ये वेक्टर ए इस फॉर्मेट का है, ये वेक्टर बी भी इसी फॉर्मेट का है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए सिंपल सा, है ना, फार्मूला बन गया ए एक्स इंटू बी एक्स। देखिए ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स क्या है, ए एक्स है वेक्टर ए में आई कैप का कोफिशिएंट। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है, और जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो 1 मानते हैं, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ देखिए यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 2, ये 2 प्लस यहाँ देखिए बी एक्स, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ देखो सर यहाँ पे था ए एक्स, ये था आपका ये क्या सर, ये था क्या था, ये था ए वाई, ये था बी वाई। तो बी वाई चूँकि नेगेटिव है तो इसको माइनस में से कर दो ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे। प्लस देखिए ये है 1, ये है 4, कुल मिला करके
ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4, ये और ये कैंसिल हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया 4, है ना। तो बहुत आसान है ये। अब इस पर और कुछ क्वेश्चंस करने का कुछ ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है। देखिए अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर, है ना। हमें निकालना है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। देखो अभी अभी हम लोग क्या फार्मूला पढ़े, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। हमें तो एंगल निकालना है दोनों के बीच का, तो ऐसा करते हैं हम कॉस थीटा को एक तरफ छोड़ देते हैं, बाकी ए बी को हम दूसरे साइड ले जाते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पे है वेक्टर ए डॉट बी, हमने इसको डिवाइड कर दिया ए और बी से। ये देखो बेसिक फार्मूला हमारे पास बहुत बढ़िया से बन गया। इसी फार्मूले को यूज करके अब हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसा है। सपोज कर लो कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है भाई आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सिंपलेस्ट हम वेक्टर ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान रहे। और दूसरा वेक्टर है बी इक्वल्स टू, इसको मान लीजिए आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का हमको एंगल निकालना है। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, राइट। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। अच्छा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ऐसे भी दिखाते हैं और इसको सिंपली ऐसे भी दिखाते हैं। और इसका फार्मूला होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। जरा यहाँ देखिए ए एक्स क्या है, ए एक्स है आई का कोफिशिएंट, यहाँ तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ भी ए वाई क्या है, जे का कोफिशिएंट, ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। ये देखिए के का कोफिशिएंट है ये ए जेड, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये तीनों मिल कर के √3 हो गए। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं बी, या कहिए ऐसे लिख दीजिए, सिर्फ याद कराने के लिए हमने ऐसे लिखा है। तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया -1, ये भी हो गया इतना ही। ये हो गया आपका √3। अब क्या लगा सकते हैं फार्मूला, बिल्कुल देखिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये फार्मूला था, लगा दिया हमने। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, आई के कोफिशिएंट को यहाँ के आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, प्लस जे के कोफिशिएंट को यहाँ के जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो कितना हो जाएगा, इसको आप लिखिए 1 और यहाँ ब्रैकेट में करके -1 लिखिए, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ k का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -1 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 और ये -1। और नीचे देखिए ये √3, ये √3, ऊपर देखो जरा, ये -1, ये +1, -1, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो पीछे तो हम लोग पढ़े ही हैं कि जब किसी नंबर का रूट भी हो, इसका स्क्वायर भी हो, तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नीचे बच जाएगा 3, ये कटेगा, ऊपर से आ गया -1/3। अब सवाल यह है कि मैं इसको लिखूँगा कैसे, इसको ऐसे लिखूँगा। हमारा आया कितना, हमारा आया कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा जो है हमारा आ गया, 1 मिनट, कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया -1/3। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/3। ऐसे लिखेंगे हम, या ऐसे हमारे ऑप्शन में दिया रहेगा। या तो ये ऐसा कुछ वैल्यू आएगा जिसका एंगल हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए
मान लीजिए यहाँ पे -1/2 आता तो मैं सीधा लिख देता थीटा हमारा 120 डिग्री है ना। और जहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे हम एंगल नहीं निकाल सकते, वहाँ हमको इसी फॉर्मेट में आंसर दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखो कितना आसान सा है, बहुत आसान है ये। अब देखिए, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर, बल्कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए बहुत सिंपल सा है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैं इस पर लिख देता हूँ, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमारे लिए इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2-3 तरह के बनते हैं, जिसमें से देखिए पहला एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि दो वेक्टर हैं, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? तो आपको सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट करके देखना है। जैसे मेरे पास है एक वेक्टर, मान लो ये आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा वेक्टर मान लो बी है, ये है आई कैप माइनस जे कैप। मुझसे कहा गया कि ये प्रूफ करो कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो क्या करना है, सीधा ये कंडीशन लगाना है। क्या था, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, देखेंगे कितना होता है। यहाँ देखिए आई का कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ कितना है 1, ये भी 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ -1, तो यहाँ प्लस करके 1 और ये -1। खुद सोचो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, और ये कट करके 0 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूव हो गए? आसानी से प्रूव हो गया। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसा बनेगा इसमें। दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल ऐसे है, ये कहता है, सपोज करो कि मेरे पास दो वेक्टर है, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप, एंड एक वेक्टर ले लो बी इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको सी फाइंड करना है, फाइंड सी। बहुत सिंपल सी बात, दोनों का डॉट करा दीजिए और उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो चलो हम करते हैं, यहाँ पे एकदम से आसान सा है। आपको क्या करना है, a डॉट बी इक्वल्स टू 0 चुपचाप से लिख देना है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम a और b का डॉट करा सकते हैं, तो कराया नहीं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई किया तो 1 × 2 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ देखो ये 1 है, यहाँ -1 है, मल्टीप्लाई किया तो 1 × -1 हो गया। उसके बाद यहाँ देखो ये c है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई किया तो c × 1 हो गया, और ये तो 0 के बराबर है। यहाँ देखो ये हो गया 2, यहाँ हो गया कितना -1, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया c इक्वल्स टू 0। इसको अगर तुम जोड़ोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 + c इक्वल्स टू 0। c कितना हो गया, ओह सॉरी, तो ये हो गया 1 + c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c जो है आपका -1 निकल गया। तो ये इसमें दो ही तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। पहला ये देखना है हमको कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, और अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दूसरा, पहले से ही हमको दिया रहेगा कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और उसमें से किसी एक वेक्टर का XYZ किसी भी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का वैल्यू पूछेगा, जैसे इसमें पूछा हुआ है। तो हमारे पास ये तीसरा कॉन्सेप्ट का भी हो गया है ना, ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पर। अब है हमारे पास कॉन्सेप्ट,
अब है हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 4। इसमें देखिए क्या कहेगा, इसमें किसी एक वेक्टर का दूसरे, अब है हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 4। इसमें देखिए क्या कहेगा, इसमें किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन पूछेगा आपसे, है ना। क्या पूछेगा? प्रोजेक्शन। मान लो ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ऑन वेक्टर ए, ऐसे पूछेगा। तो भाई ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको प्रोजेक्शन का मीनिंग समझना है, ठीक है। और अगर हमको प्रोजेक्शन का मीनिंग समझना है तो हमको आना पड़ेगा 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में। कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, या है ना, साइंस, कुछ भी कह लो। अच्छा ये देखो, ये मान लो कि एक लाइन है CD, ये लाइन है, लाइन का मतलब कि इसका कहीं भी, है ना, अंत नहीं है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। यहाँ पर हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया है AB। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेंथ इसका फिक्स है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल से नाप सकता हूँ, ये यहीं पे फिक्स है। ऐसा नहीं कि ये इन्फिनिटी जा रहा है या फिर ये इन्फिनिटी जा रहा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस लाइन सेगमेंट का CD पर आप प्रोजेक्शन निकालिए। तो आपको क्या करना होता है, आपको इस लाइन के इस एंड पॉइंट से सीधा डालना होता है परपेंडिकुलर। ये डाल दिया आपने परपेंडिकुलर, इसका फुट जो हुआ वो m हो गया। यही काम आप यहाँ से भी कीजिए, इसका फुट जो हो गया वो n हो गया। तो m से लेके n तक का ये जो डिस्टेंस हो गया वो AB का CD पर प्रोजेक्शन कहलाएगा, है ना। तो ये चीज़ एकदम से दिमाग में बिठा लेना है। mn क्या कहलाएगा? mn कहलाएगा प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन ऑफ AB, किस पर? ऑन CD। तो ये हमारे प्रोजेक्शन की बात हो गई। अच्छा अब थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करने वाला हूँ। चेंज क्या करूँगा, मैं इस लाइन को पैरेलल रखते हुए बिल्कुल यहाँ तक ले आऊँगा। तो मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ये सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। एग्जैक्टली ये पॉइंट A हो गया आपका, ये पॉइंट B हो गया। अब अगर आपको AB का प्रोजेक्शन CD पर चाहिए तो प्रोसीजर तो वही है, हम A से CD पे डालते थे परपेंडिकुलर, लेकिन भाई यहाँ तो A मेरे लाइन पे ही है तो परपेंडिकुलर भी यहीं रह जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर भी यहीं रह जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम B से डालेंगे परपेंडिकुलर तो ये देखो ये वाला हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा। मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा काम का है। कैसे? यहाँ देखो, पहले समझो, हमको क्या निकालना है? B का प्रोजेक्शन A पर। तो मैं ना A को ऐसे बना देता हूँ, ये वेक्टर A हो गया, और B को, इसके टेल को, मतलब दोनों के टेल को मिलाते हुए हमने वेक्टर B को ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसका नाम मैंने दे दिया O, और यहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिया M, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q। और ये तो आप जानते ही थे कि ये एंगल था थीटा। तो आपको क्या लगता है, आपके लिए तो प्रोजेक्शन वाला ना ये हो गया प्रोजेक्शन OM। वेक्टर B का प्रोजेक्शन A पर कितना हो गया? OM हो गया। अब हम चले जाते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस देखो ये वाला होता है ना, ये बेस हो गया, तो ये हो गया आपका OM बेस, डिवाइडेड अपॉन ये देखिए हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो OP हो गया। तो आपका यहाँ से आएगा प्रोजेक्शन OM इक्वल्स टू OP कॉस थीटा। OP क्या है भाई? OP जो है ये लेंथ है इस लाइन का। और आप जानते हैं कि जब वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस लाइन सेगमेंट का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बड़े प्यार से यहाँ लिखूँ B और यहाँ लिखूँ कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन तो भैया A कॉस थीटा हो गया।
सॉरी बी कॉस थीटा हो गया, यही निकालना था मुझे। लेकिन एक फार्मूला जो हमने पढ़ा है अभी, वो किस दिन काम आएगा? ये देखिए यहाँ लिखा आपने ए बी कॉस थीटा, यही प्रोजेक्शन हो गया। ए को आप इधर कर दीजिए, ठीक है। तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा आपका? प्रोजेक्शन हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए। याद कैसे करोगे? ध्यान दो, बी का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर? ए पर। तो आप डिनोमिनेटर में ए का मैग्नीट्यूड लिख दो। जिस पर निकालना है ना, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड आप डिनोमिनेटर में लिख दो। और न्यूमरेटर में तो डॉट करना ही था दोनों का। तो सिंपल सा ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन गया, और इस पर बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं।